आज से परीक्षा हेल्प चैनल में एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। झारखंड बोर्ड क्लास 11 के जो बच्चे इकोनॉमिक्स लिए हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये कुछ एमसीक्यू के माध्यम से हम आपको क्लास 11 इकोनॉमिक्स का जो एग्जामिनेशन होगा उसकी तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड के द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया गया था 2023 का। तो उसी मॉडल पेपर का हम एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। ये एक पहला वीडियो है, इसके बाद कंटिन्यूसली वीडियो आएगा जिसमें आपको लगभग 200 से 300 का एमसीक्यू करवाने का टारगेट है, जिसके माध्यम से 40 नंबर का एग्जामिनेशन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाए। यही उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों की भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा यदि आपको समझ में आएगा। कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। सवाल होता है प्रश्नावली का मतलब क्या। जब आप जैसे यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, स्टैट्स का क्वेश्चन है कि आप किसी के पास इंटरव्यू लेने के लिए गए। तो जब आप किसी के पास इंटरव्यू लेने के लिए गए तो इंटरव्यू किस प्रकार से आप लोगे, प्रश्न किस प्रकार से पूछोगे। ठीक है, मीडिया जो रिपोर्टर होता है वो सामने वाले से प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरी। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्वेश्चन का। तो प्रश्न नंबर पहला बोलता है क्या, प्रश्नावली लंबी हो सकती है। मेरे भाई यदि आप क्वेश्चन लॉन्ग पूछोगे तो स्वाभाविक सा बात है सामने वाले को समझने में परेशानी होगा। तो ये जो पहला पॉइंट बता रहा है कि लंबा क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग एग्जाम देते हैं, कभी भी आप लोगों से क्या लंबा प्रश्न पूछा जाता है? तो नहीं। लंबा प्रश्न पूछने का मतलब है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो 1, 2, 3 लाइन का, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखा है क्या, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की विशेषता कौन सी नहीं है। आइए एक एक चीज को समझते हैं। बी नंबर है कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। भैया एक सही प्रश्न कौन सा है, एकदम सही है ये बात। ये जो पॉइंट लिखा गया है क्वेश्चन नंबर बी, पॉइंट नंबर जो बी लिखा गया, ये पॉइंट नंबर बी एकदम सही बात बोल रहा है। हम आंसर नहीं बता रहे, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर बी कहता है कि यदि क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए तो ये एक प्रकार का बायस्ड होगा, पक्षपात होगा। तो देखा है क्वेश्चन नंबर बी में कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये सही है। प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए। सामान्य मतलब जो क्रम है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाए, आपसे किसी मुद्दे पर बात किया जाएगा इकोनॉमिक्स रिलेटेड। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये क्रम होता है। इस तरीके से यदि पूछा जाएगा, ये सीरीज से पूछा जाएगा तो ये सही तरीका है। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, बात सही है। यदि हम प्रश्न पूछें और आपको प्रश्न समझ में ही ना आए तो फिर प्रश्न पूछने से नहीं पूछने से फायदा क्या। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली ये बताना क्या चाह रहा है, तो ये बताना चाह रहा है प्रश्न का सही विशेषता। बट ऑप्शन नंबर जो ए आपको यहाँ लिखा हुआ है कि ए नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो एक्चुअल क्या है ना, आपको बता रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, यदि प्रश्न लंबा होगा तो स्वाभाविक सा बात है सामने वाले को प्रश्न समझने में परेशानी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सही है। इसी क्वेश्चन को यदि ऐसा पूछता कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी है, दैट्स मीन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, जगह ये बोलता विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरी, तो आप आंसर बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसको देखते हैं। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। एक्चुअल में स्टैटिक्स का फादर कौन है, तो सब ऑप्शन के बारे में समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा एक बुक पब्लिश हुआ था 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, और एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान इनका है।
एडम स्मिथ के बाद यदि इकोनॉमिक्स में दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उनको अल्फ्रेड मार्शल ही हम बोल सकते हैं। पीसी महालनोबिस पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस का बहुत योगदान था। यह भारत के एक वैज्ञानिक है, एक अर्थशास्त्री है, एक सांख्यिकीविद है, जिनको पुरस्कार भी मिला है। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो श्रेय है इन्हीं के नाम, इन्हीं पीसी महालनोबिस को ही मिलता है। हालांकि एक वैज्ञानिक भी थे, सांख्यिकीविद भी थे, इनका इकोनॉमिक्स में भी ठीक ठाक पकड़ था। और इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का है सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स? तो आंसर इसका है गॉडफ्राइड एकेनवाल। गॉडफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का फादर कहा जाता है। रिपीट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। यदि आपसे यह पूछा जाता हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आंसर था एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल का बहुत बड़ा योगदान था। पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इनका योगदान था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये सांख्यिकीविद थे भारत के। गॉडफ्राइड एकेनवाल एक्चुअल इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, पीसी महालनोबिस, गॉडफ्राइड एकेनवाल। एज इट इज ऊपर का ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन करना नहीं पड़ेगा। यहां पर एक स्टेटमेंट है, जैसे एडम स्मिथ के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र है। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट है अल्फ्रेड मार्शल का, ऑप्शन नंबर सी। तो पहला नंबर का क्वेश्चन का ए, दूसरा नंबर का बी, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है आपका अल्फ्रेड मार्शल, सी नंबर। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन? एक क्वेश्चन यहां पर बताया, स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का ट्रू रिगार्डिंग क्या हो सकता है? सही कौन सा कथन सही है? तो सही व्याख्या करना, उत्तर का विकल्प मौजूद होना, उत्तर में समानता पाई जाती है, स्कोर करना कठिन होना। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही व्याख्या करना कठिन, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेनेशन, टू एक्सप्लेन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन? तो 4 नंबर का जो आंसर आप दोगे, तो 4 नंबर का आंसर आप दोगे ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रास क्या है? कक्षा 9 में भी आप लोग रेंज निकाले होंगे किसी भी चीज का। क्या है रेंज? जैसे आपको कुछ डाटा दे दिया होगा, जैसे इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से यदि हम करें, जैसे आपके पास बहुत सारा डाटा दिया हुआ, इमेजिन करिए आपके पास दिया हुआ है 10, आपके पास दिया हुआ है 12, आपके पास दिया हुआ है 13, आपके पास दिया हुआ है 14, आपके पास दिया हुआ है 15। आप बोलेगा क्या कि भैया प्रास बताइए, व्हाट मींट रेंज? तो रेंज का मतलब होता है अधिकतम और, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। सब ऑप्शन को पहले हम पढ़ दें। नेक्स्ट दिया है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। उसके नेक्स्ट दिया अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का औसत, न्यूनतम और अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। यहां देखिए न्यूनतम और अधिकतम, और ऑप्शन नंबर ए में अधिकतम और न्यूनतम। याद रखना है रेंज का मतलब एक्चुअल होता है व्हाट इज मींट बाय रेंज, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। तो 5 नंबर का जो आंसर होगा दैट्स मीन ये अधिकतम और न्यूनतम, यानी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाए हैं कि प्रास का क्या अर्थ है। तो प्रास का अर्थ है 5 का ए नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा रेंज का। एक बार आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसको आप देख लें अच्छे से।
देख लिए हैं? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, स्टैट्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। टू क्लासिफाई इंडियन पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर में ध्यान से देखना है आपको क्या। क्वेश्चन नंबर 6 तो ध्यान से समझते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो कई प्रकार का। मात्रा 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, मात्रा संख्या क्वांटिटिव। नेचर में भी क्लासिफिकेशन होता है। गुण, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, इसके आधार पर भी, गुण के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। कॉर्नोलॉजिकल, समय के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन इंपायर, दिल्ली इंपायर। स्थान के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। ये जम्मू कश्मीर का है, ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है, झारखंड का है, ये बिहार का है। तो स्थान के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। टू क्लासिफाई इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारत की जो आबादी है उसको क्लासिफाइड किया गया है। और क्लासिफिकेशन जो ये किस आधार पर होगा, मेल है और फीमेल। तो भैया मेल और फीमेल कहीं ना कहीं गुण को दर्शाता है, ना ही समय को दर्शाता है, ना ही स्थान स्पेटियल किसी स्थान को दिखाता है, ना ही मात्रा को दिखाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये बेस्ट करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, डी नंबर, कि लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर यदि मेल और फीमेल को हम क्लासिफाइड करेंगे तो ये एक्चुअल क्या बताएगा, तो क्वालिटेटिव पॉइंट क्या बोलता है, गुण के आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 7 नंबर, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा एक जो क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द रो हेडिंग, इसके ऊपर हम प्रॉपर क्लास एक दिन लेंगे कि किसी भी सारणी में, सारणी कहने का मतलब कोई टेबल में उपशीर्षक क्या है, शीर्षक क्या है, स्तंभ शीर्षक क्या है और अपशीर्षक स्टब्स क्या है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास लेंगे, आपको सारणी बना करके दिखाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कैप्शन कहाँ लिखा जाता है, टाइटल कहाँ होता है, कंटेंट ऑफ कॉलम कहाँ होता है, स्टब्स कहाँ होता है। तत्काल क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है स्टब्स। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है, हिस्टोग्राम। इसके ऊपर भी प्रॉपर क्लास आएगा। हिस्टोग्राम क्या है अभी आपको हम बता देते हैं। हिस्टोग्राम क्या है, तो जब कोई डाटा कंटिन्यूअस वेरिएबल हो, व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस, एग्जांपल के रूप में आप देख लो। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा कोई डाटा हमारे पास हो, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए एक्चुअल में हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग के प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द क्यूसेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। आइए इसको समझते हैं जरा। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, बहुलक क्या है, माध्यिका क्या है। माध्यिका का मतलब यहां पर है मीडियन का एक्चुअल मतलब होता है। गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या होता है, बहुलक। अरे कोई भी डाटा, जो डाटा नंबर्स ऑफ टाइम्स आता है, बहुत बार आता है, उसको एक्चुअल में हम लोग कहते हैं बहुलक, मोड। माध्यिका, माध्यिका निकालने का तरीका L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू I। और माध्यिका निकालने का तरीका इवन नंबर का अलग, ऑड नंबर का अलग, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आएगा। तो माध्यिका जो क्वेश्चन का है कि व्हाट इज द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से। याद कीजिए आपको मीन बच्चा में पढ़े हैं, मीन क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इन सभी को जोड़ के। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जितना आंकड़ा है। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास जैसे कुछ डाटा है 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो यहां पर हम क्या किए भैया, इन सबको जोड़ दिए और जितना है 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड दे दिए। तो रिजल्टेंट जो आता है, जो क्वोशिएंट रिजल्ट जो आए, रिजल्ट को क्या कहते हैं,
तो रिजल्ट को कहते हैं समांतर माध्य, यानी 9 नंबर का जो बेस्ट आंसर है वो है ए नंबर। तो 9 नंबर ध्यान रखिएगा, 9 नंबर का जो आंसर है वो है आपका ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आइए, यहां पर दिया इन द कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप्स ऑफ एवरेज इन मैंडेटरी टू अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। याद रखिएगा, जब हम मीन निकालेंगे तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए। मीडियन मोड निकालने के टाइम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बताता है हम उसको मोड कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में किसी भी प्रकार का डाटा को हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं सजाते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना है कि जो मीडियन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर, ध्यान रखिएगा, मीडियन बनाने टाइम आपके पास जो भी डाटा दिया या तो आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा या तो डिक्रीजिंग। यानी 10 नंबर का जो बेस्ट आंसर है वो 10 का बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी, आपको यह हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास बहुत सारा डाटा दिया रहे, इवन नंबर में भी हो सकता है, ऑड नंबर में भी हो सकता है, लेकिन उस डाटा का जब भी आपको मीडियन निकालना होगा ना, तो मीडियन निकालने के वक्त आपको उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। तो उम्मीद करते हैं कि यह 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। 10 के बाद नेक्स्ट वीडियो में यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। एक बार आप आंसर सबका देख लीजिए। आज का यहीं पर क्लास समाप्त होता है।